अब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग की। आपको मैंने बताया था कि टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग में हम ट्रेडिशनल टेक्निक पढ़ते हैं और मॉडर्न टेक्निक पढ़ते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कंट्रोलिंग या अप्लाई होता है बेसिकली टूल्स एंड टेक्निक्स या जो भी हो जिसके थ्रू जो कंट्रोलिंग में यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहला जो कंट्रोलिंग टेक्निक मैंने आपको बताया था वो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मैनेजर अपना खुद एक्सपीरियंस यूज़ करता है या मैनेजर खुद क्या करता है, ऑब्जर्व करता है अपने सबऑर्डिनेट को कि वो प्लान के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, इसमें आप लिख सकते हैं मैनेजर कंट्रोल्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई and other operational activities through personal observation. Personal observation creates psychological pressure on the employee to perform well. बेसिकली कोई भी अगर जो मैनेजर है एम्प्लॉय पे डायरेक्ट ऑब्जर्व करेगा उसके काम को या डायरेक्ट उसको देखेगा, मॉनिटर करेगा, तो ये एम्प्लॉय पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है और एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, सारे एक्टिविटीज़ को बेसिकली जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में उसके लिए एम्प्लॉय ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और एम्प्लॉय जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में या तो सुपीरियर होता है या सबऑर्डिनेट होता है। सुपीरियर बोले तो मैनेजर या मैनेजर के अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। तो मैनेजर क्या करता है कि खुद ऑब्जर्व करता है, उसको मॉनिटर करता है, तो एम्प्लॉय पर एक टाइप का साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है और एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये ट्रेडिशनल टेक्निक है। उसके अलावा क्या है, दूसरा हमारा जो टेक्निक है वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कुछ भी हो सकता है। आपको पता है हम परसेंटेज, एवरेज या बहुत सारे जो रेशियो का यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट एक्चुअली बताता है कि हमारा परफॉर्मेंस अभी क्या है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस हमें कितना अचीव करना है। वो ग्राफ के रूप में हो सकता है या किसी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटिव टर्म में हो सकता है। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स सच एज एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, कोरिलेशन etc आर वेरी यूजफुल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड अलाउइंग कंपैरिजन विद द बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स। यहाँ जो टर्म्स है बेंचमार्क मीन्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट क्वालिटी। बेसिकली जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लेकिन जो हाईएस्ट क्वालिटी होता है एक बेंचमार्क किसी ने कर रखा है। से फॉर एग्जांपल एक बेंचमार्क है कि एक एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करता है, दैट इज बेंचमार्क। ठीक है, एक एम्प्लॉय एक दिन में मतलब हाईएस्ट जो प्रोड्यूस करता है कोई से फॉर एग्जांपल शर्ट्स, अगर वो स्टिचिंग कर रहा है, टेलर है, तो हाईएस्ट एक दिन में 10 शर्ट प्रोड्यूस करता है। तो 10 सेट शर्ट है वो बेंचमार्क है। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है हम कंपैरिजन करते हैं विद द बेंचमार्क। तो यू नो दैट कि जो स्टैटिस्टिकल टूल का हमारा जो यूज़ होता है वो क्या होता है, बेंचमार्क से कंपैरिजन करने के लिए। तो तीसरा जो हमने बताया था आपको कंट्रोलिंग का टेक्निक वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली आप इस ग्राफ को ठीक से देख सकते हैं। ओके, जो कि आपको मैंने बताया था। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट एट विच देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शंस करते हैं या बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, होता क्या है, इनिशियली हमको लॉस होता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे हमको ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद हमको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं। अब वो क्या है ना, जैसे जैसे हमारा स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ेगा या प्रोडक्शंस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें क्या एक आइडिया देता है कि हमारा किस लेवल ऑफ प्रोडक्शंस पे कितना प्रॉफिट होगा या हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, तो कितना हमको प्रोड्यूस करना है, कितने प्रॉफिट के लिए हमें कितना प्रोड्यूस करना है या किस लेवल का एक्टिविटीज़ हमको परफॉर्म करना है। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हो द सेल्स वॉल्यूम एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इज नॉन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, विच हेल्प टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एक्टिविटीज़। ठीक है, जो हमको जो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है क्या, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़।
मतलब अलग, जैसे जैसे हम एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, लेवल जो उसका बढ़ता जाता है, किस लेवल पे हमको कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, ये ब्रेक इवन का जो ग्राफ है इसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम सेल्स बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं इसमें, इट इज़ द टेक्निक टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स। बेसिकली क्या होता है कि हम कॉस्ट और सेल्स को एनालिसिस करते हैं, या कॉस्ट और इनकम हमारा कितना हो रहा है। जहाँ कॉस्ट और इनकम बराबर हो जाता है तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद हमको फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। अगला है बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल डेफिनेटली है कि बजट हमारा क्या होता है कि एक्सपेक्टेड, जो नेक्स्ट हमारा है वो बजटरी कंट्रोल है। आपको पता है कि बजट का भी हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग में। बजट क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है कि हमारा कितना खर्च होने वाला है। ओके, अब जितना बजट होता है एक्चुअल में कितना हो रहा है, तो एक्चुअल को बजटेड से हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगर कहीं डेविएशन होता है तो फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हो, a budget is the statement of expected in. Under this technique of controlling, all the activities are planned in the form of budgets and actual expenses are compared with the budgeted expenses. ओके, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ब्रीफ में। बेसिकली वी यूज़ द बजट, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ या डिपार्टमेंट या डिवीज़न का बजट होता है। ठीक है, बजटेड एक्सपेंसेस और एक्चुअल एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं। नाउ द अनदर टेक्निक इज़, या फिर बजट में आप और भी मतलब अलग अलग बजट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक सेल्स बजट। ठीक है, सेल्स बजट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स टू सेल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज द वैल्यू। इसी तरह से हमारा प्रोडक्शन बजट होता है। प्रोडक्शन बजट में आप कह सकते हो स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू प्रोड्यूस, ओके, ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। मटेरियल बजट हो सकता है। इसी तरह से हमारा कैश बजट होता है। अब कैश बजट क्या होता है, कैश बजट क्या होता है, एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर द बजटेड पीरियड। ओके, इसी तरह से हमारा कैपिटल बजट होता है। बेसिकली अलग अलग टाइप का बजट बनता है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बजट भी हो सकता है आपका, दैट इज एस्टिमेटेड स्पेंडिंग फॉर द डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ओके, अब हम बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है, दैट इज़ मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक में ROI है, रेशियो एनालिसिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट ऑडिट है, PERT एंड CPM है, MIS है। ठीक है, ये सारे हमने आपको लिखाया भी है, क्लास में बताया भी है। तो आप आ जाओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। सबसे पहला सिंपल सी बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, बेसिकली ये बहुत कॉमन टर्म है। जब भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में जो हमारा एक टाइप का यार्डस्टिक कह लें या फिर एक टाइप का जो इंडिकेटर है बिज़नेस परफॉर्मेंस का, ठीक है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि हमने जितना पूंजी लगाया उसमें से हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। वो परसेंटेज में भी हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज में ही होता है कि हमारा 10%, 20%। से फॉर एग्जांपल हमने अगर 1 या 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, ठीक है, उससे हमें 1 लाख रुपए एनुअली अर्न हो रहा है, तो एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 10%। 10 लाख हमने लगाया, 1 लाख आ रहा है, तो ये भी एक टाइप का हमारा टेक्निक है फॉर द कंट्रोलिंग। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे हम मतलब कंट्रोलिंग का टेक्निक कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस जो पता चलता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पता चलता है। हमने टारगेट फिक्स कर रखा है 10% से फॉर एग्जांपल, अब एक्चुअल में हम मेजर करते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। ठीक है, अगर कोई डिफरेंसेस होता है दोनों के बीच, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल के बीच, तो हम क्या करते हैं, उसके डेविएशन को एनालाइज करते हैं, फिर उसे करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंट्स और डिवीज़न। ROI इज़ कंसिडर्ड एज यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग द इफेक्टिव यूटिलाइजेशंस ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, मतलब एक टाइप का ये स्टैंडर्ड ही है, यार्डस्टिक बोले तो मापदंड है।
ROI एक टाइप का मापदंड है कि हमारा जो हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है या एम्प्लॉयड किया है, ठीक है, वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। डेफिनेटली अगर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तब कहा जाए जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रहा हो। अगर हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हुआ है। आगे इसमें लिख सकते हो, इट आंसर्स वेदर इन्वेस्टेड कैपिटल जनरेट्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न और नॉट। मतलब ये हमें ये बताता है कि हमने जो इन्वेस्ट किया है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, अगला जो टेक्निक है हमने जो बताया था वो आपको रेशियो एनालिसिस बताया था। ओके, रेशियो एनालिसिस में हमने बताया था 4 रेशियो पढ़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि कंट्रोलिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है कि हमें शॉर्ट टर्म्स में, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स में हमारा पे करने की क्षमता बताता है कि हम शॉर्ट टर्म्स में अपने जो डेटर है जिससे हमने उधार लिया है उसको पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, अब जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश या एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश, लिक्विड, ठीक है। मतलब कैश विद इन अ ईयर अगर कैश होगा तो इसका मतलब हमारा पास पे करने की क्षमता है शॉर्ट टर्म्स में। लॉन्ग टर्म्स की यहाँ बात नहीं करते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म्स की बात करते हैं वो 1 साल से ज़्यादा जब हमारा डेट होता है या लायबिलिटी होता है तब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में या रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियो के अंडर आपको लिखना है, लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है, द वर्ड सॉल्वेंसी इज अपोजिट ऑफ बैंकरप्सी, मतलब दिवालियापन का उल्टा सॉल्वेंसी है। आगे आप कह सकते हो इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स। ओके, मतलब ये बताता है कि फर्म का जो क्षमता कितना है शॉर्ट टर्म डेट पे करने का, ठीक है। अगला है सॉल्वेंसी रेशियो। अब जो हमने अभी लिक्विडिटी रेशियो बताया, लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म्स में क्षमता बताता है डेट पे करने का, उसी तरह से जो सॉल्वेंसी रेशियो है ये लॉन्ग टर्म में डेट पेमेंट की क्षमता बताता है या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है बिजनेस का, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, इट डिटरमाइंस द फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट पे करने की क्षमता बताता है। द थर्ड रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इट इज़ कैलकुलेटेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशन ऑफ द बिजनेस बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स और फंड्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी को हम एनालाइज करते हैं ऑन सर्टेन इंटरवल कि हमारा जो बिजनेस है कितना मतलब है कि प्रॉफिट अर्न करेगा, किसके कंपैरिजन में, सेल्स के कंपैरिजन में या इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। इट इज़ सिमिलर टू ROI। जो प्रॉफिटेबिलिटी, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको परसेंटेज में बताता है कि कितना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बताता है कि प्रॉफिट और सेल्स का रेशियो क्या है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट या फंड्स का रेशियो क्या है। द फोर्थ एंड द लास्ट जो रेशियो है वो टर्नओवर रेशियो है। टर्नओवर आपको पता होना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे जो न्यू कमर है या फ्रेश स्टूडेंट है वो उसे टर्नओवर पता नहीं होता है। टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आप कितना सामान बेच पा रहे हो, दैट इज़ सेल्स ही है। कि एनुअल टर्नओवर कितना है आपका, वीकली टर्नओवर क्या है, मतलब कि वीकली आप कितना सामान बेचते हैं। टर्नओवर ये पैसे में हो सकता है या कोई क्वांटिटी है तो उसमें भी हो सकता है। किसी का मिलियंस में होता है कि हमारा एनुअल टर्नओवर 10 मिलियन है, ठीक है, हमारा वीकली टर्नओवर है। डेली टर्नओवर भी हम बात करते हैं, डेली हम कितना सेल कर पाते हैं। तो टर्नओवर रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है, हमारा बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन बोले तो काम कर रहा है, ठीक है, ये हमें बताता है। टर्नओवर रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन बेस्ड ऑन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग का पार्ट है। जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें रेशियो एनालिसिस
पढ़ते हैं और रेशियो एनालिसिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करते हैं। बट आई नो यू, तो फॉर द टाइम बिंग आप ये कहेंगे कि जो रेशियो एनालिसिस है दैट इज़ एन इफेक्टिव टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग। अगला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। इसमें आप लिख सकते हो अंडर दिस टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शंस डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। क्या करते हैं, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या अलग अलग डिवीजन या सेक्शंस होते हैं उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसका जो हेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिपार्टमेंट के लिए के गोल्स को अचीव करने के लिए या जो भी उसका टारगेट्स होता है। तो इसीलिए आप इसमें लिख सकते हो सेटअप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसके बाद हेड्स ऑफ द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट्स ऑफ हिज और हर सेंटर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। कॉस्ट सेंटर हो सकता है, रेवेन्यू सेंटर हो सकता है, प्रॉफिट सेंटर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकता है, ठीक है। अगला जो हमारा टेक्निक है मैनेजमेंट ऑडिट है। जो वर्ड ऑडिट है इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशंस। तो मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को हम ऑडिट करते हैं कि मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस में कहाँ कमी है, कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कहीं मैनेजमेंट में कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की कमी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जो ऑडिट वर्ड है बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस होता है, फाइनेंशियल टर्म है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में यूज़ होता है, बट हम मैनेजमेंट में भी करते हैं। एचआर ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अप्रेजल मतलब होता है एवेल्युएशंस, ठीक है। ओवरऑल हम जो है मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं या एवेलुएट करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस में कोई कमी होती है तो उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एंड इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। अब अगला जो टेक्निक है हमारा PERT है और CPM है। PERT एंड CPM, ओके। प्रोग्राम एवल्यूशन रिव्यू टेक्निक, दूसरा इज क्रिटिकल पाथ मेथड्स। दोनों सेम है। इसमें क्या होता है, कोई जब लार्ज प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसको क्या होता है कि उसमें हम PERT का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको मतलब जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं उसको शेड्यूल करने के लिए, जो टाइम बाउंड बड़ा प्रोजेक्ट होता है, असल में बहुत लंबा टाइम लेता है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि सारे एक्टिविटीज़ को एक हिसाब से नेटवर्क के थ्रू, आपको ये नेटवर्क चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें शेड्यूल करते हैं टाइम बाउंड, और टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। PERT एंड CPM में बस थोड़ा सा फ़र्क है। बेसिकली PERT में हम क्या करते हैं कि 3 जो टाइम निकालते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है, एंड द शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम्स इज नॉन एज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम। PERT एंड CPM को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। PERT एंड CPM आर यूजफुल फॉर प्लानिंग, scheduling and implementing time-bound project involving the performance of variety of complex and diverse tasks और interrelated activities। हमने अभी बताया कि जो PERT एंड CPM का यूज़ होता है, कोई भी टाइम बाउंड जो प्रोजेक्ट होता है, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट बोले तो विद इन द टाइम फ्रेम हमको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया, जैसे पार्लियामेंट हाउस 1 साल में बनना था या 2 साल में बनना था या 5 ईयर्स में। एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है तो उसको कैसे हम शेड्यूल करें, प्लान करें, इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनने में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को या कंप्लीट करने में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए हम शेड्यूल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम PERT एंड CPM का यूज़ करते हैं, ओके। आगे है these techniques deals with the time scheduling and the resources allocation for these activities and aims at effective execution of the project within the given time schedule and structure of the cost। तो हमने क्या कहा, these techniques deals with the time scheduling, मतलब
आप कह सकते हैं कि जो टाइमली शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है, कौन से टाइम में कौन कौन से काम होने हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है जो सीक्वेंस में होता है, या कुछ काम ऐसा होता है कि जो एक एक्टिविटीज़ करने के बाद ही होगा दूसरा काम। तो कौन कौन से काम पहले होने हैं, कौन कौन से बाद में होने हैं, कौन कौन सा सीक्वेंस असल में तैयार करता है। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशंस, जहाँ जहाँ जो जो एक्टिविटीज़ है उसमें रिसोर्सेस एलोकेशंस कैसे और कब होना है, ठीक है, फॉर द एक्टिविटीज़। एंड आगे हमने लिखा है यही, एंड एम्स एट इफेक्टिव एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द गिवन टाइम शेड्यूल। जो टाइम शेड्यूल दे रखा है उसी टाइम फ्रेम में हम सारे एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करते हैं और कॉस्ट को भी कैलकुलेट करते हैं। आगे आप PERT एंड CPM का जो स्टेप्स है कैसे हम तैयार करते हैं उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग PERT एंड CPM आर एज फॉलोज। आगे आप पॉइंट में इसे डील कर सकते हैं जैसा कि हमने किया है। द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल एक्टिविटीज़ विच आर देन अरेंज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले क्या करते हैं, जो इंटायर प्रोजेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे लॉजिकल सीक्वेंस में, जैसे कौन किसके बाद कौन सा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होना है, एक सीक्वेंस में उसे अरेंज करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अ नेटवर्क डायग्राम इज प्रिपेयर्ड टू शो द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज़, ठीक है। एक नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है, नोड A, उसके बाद B, C, D, ये जैसा कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। A network diagram is prepared to show the sequence of the activities. A network diagram is prepared to show the sequence of the activities. Then, starting point and the termination point of the projects are determined. मतलब प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट होगा और कहाँ और कब जाके ख़त्म होगा, एकदम सीक्वेंस में सारा चार्ट बना होता है, ओके। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट है, टाइम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। जितने भी एक्टिविटीज़ उसमें होते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो भी साइड बाय साइड हम कैलकुलेट करते हैं कि जैसे मान के चलो ABC करके एक्टिविटीज़ A में कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, एक्टिविटीज़ B, देन एक्टिविटीज़ C's, और कौन सा कब कब होना है। इससे क्या होता है, टोटल टाइम हमको पता चलता है, ठीक है। तो टाइम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटीज़। PERT required the preparation of the 3 times। जो PERT है, प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, उसमें 3 टाइम हम तैयार करते हैं। एक टाइम होता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत शॉर्टेस्ट टाइम को बोलते हैं कि सबसे कम टाइम कितना लगेगा। देन पेसिमिस्टिक टाइम, तो लॉन्गेस्ट रूट, सबसे लंबा टाइम कितना लग सकता है। तीसरा टाइम होता है मोस्ट लाइकली टाइम, मतलब है कि जो ज़्यादा मतलब चांसेस है कि इतना टाइम हमको लगेगा। तो ये PERT में होता है। बट CPM में क्या होता है, एक ही टाइम हम तैयार करते हैं। इन CPM ओनली 1 टाइम एस्टिमेट्स इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। इन एडिशन CPM ऑल्सो रिक्वायर द मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। CPM में क्या होता है, एक तो एक ही टाइम हम बनाते हैं, जो लॉन्गेस्ट टाइम होता है, असल में सबसे लॉन्गेस्ट रूट इज नॉन एज द क्रिटिकल पाथ, ओके, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज द क्रिटिकल पाथ मेथड। और CPM में हम क्या करते हैं, कॉस्ट भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए आगे हमने लिखा है द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल पाथ। इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, वेदर इट इज़ द PERT और CPM, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वेयर नो डिले कैन बी अलाउड, और जहाँ की कोई डिले नहीं हो सकता है, ठीक है। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द कंट्रोलिंग, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसका अगर नोट चाहिए तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक तो नहीं है, लेकिन आप उसको कॉपी करके आप उसे कहीं भी गूगल ड्राइव में दे रखा है, तो आप वहाँ से आप इस नोट्स को ले सकते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। मिलते हैं फिर इसके बाद, जो कंट्रोलिंग के बाद हमारा टॉपिक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, फिर किसी और चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।